हम ये समझेंगे कि कागजों पर लिखी गई ये जो कानूनी शक्तियां हैं, जब ये जमीन पर उतरती हैं तो इनका असली असर क्या होता है। बिल्कुल। राजभवन के भीतर किस तरह के विशेषाधिकार काम करते हैं और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में राज्यपालों ने कब कब ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जिन्होंने पूरे राज्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शासन के इस भूल भुलैया के सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया। हाँ, क्योंकि कोई भी विधेयक या बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर ना करे। सही बात है। मतलब मुझे तो ये व्यवस्था किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव और सख्त क्लब के बाउंसर की तरह लगती है। बाउंसर? दिलचस्प है, कैसे? देखिए, विधानसभा एक मेहमान की तरह है जो अपना बिल लेकर अंदर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजे पर राज्यपाल रूपी बाउंसर खड़ा है और उसके जो नियम हैं अनुच्छेद 200 के तहत वो बहुत स्पष्ट हैं। ये तुलना मतलब स्थिति को बहुत ही सटीक ढंग से स्पष्ट करती है। अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर उस बाउंसर के पास पहुंचता है ना, हाँ, तो उसके पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो सबसे सीधा है, विधेयक पर अपनी अनुमति दे देना। मतलब बाउंसर ने गेट खोल दिया। करता है, दरवाजा खुल जाता है और वो विधेयक एक अधिनियम यानी एक पक्का कानून बन जाता है। ठीक है। लेकिन जो असली संवैधानिक खेल है वो दूसरे विकल्प से शुरू होता है, जिसे हम वीटो पावर या अनुमति रोकने की शक्ति कहते हैं। और ये वीटो पावर भी कोई एक साधारण बटन नहीं है। मैंने नोट्स में पढ़ा कि इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। बिल्कुल। जैसे पहला है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। हाँ। इसमें राज्यपाल सीधे तौर पे मना नहीं करता, बल्कि वो विधेयक को विधानमंडल के पास वापस भेज देता है। सही कहा। वो एक तरह से कहता है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं या ये किसी वर्ग के लिए ठीक नहीं है, तो कृपया इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक पेंच है। अगर विधानमंडल ने उस बिल में कोई बदलाव नहीं किया, राइट, और अपनी उसी जिद पर अड़ते हुए बिल को जस का तस दोबारा राज्यपाल के पास भेज दिया, तो क्या होगा? बस यहीं पे हमारे उस बाउंसर की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अच्छा। संविधान के अनुसार अगर विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित करके भेज देता है, तो अब राज्यपाल को उस पर अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। वो उसे दूसरी बार वापस नहीं लौटा सकता। मतलब उसे हस्ताक्षर करने ही होंगे। बिल्कुल। तो ये ऐसा हुआ कि बाउंसर ने एक बार आईडी चेक करने के लिए मेहमान को वापस भेजा। लेकिन अगर वो मेहमान दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ दरवाजे पर आ गया, हाँ, तो अब उसे एंट्री देनी ही पड़ेगी। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है, आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। अच्छा, इसमें क्या होता है? इस मामले में राज्यपाल विधेयक को वापस भेजने के बजाय सीधे तौर पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है। सीधे मना कर देता है? हाँ, बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं होता है। तो ये कब इस्तेमाल होता है? ये मुख्य रूप से गैर सरकारी विधेयकों पर लागू होता है, यानी वो बिल जो सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बल्कि किसी आम विधायक ने पेश किए हों। ओके, समझ गया। या फिर ऐसी स्थिति में जब कोई बिल पास होने के बाद सरकार ही गिर जाए। अच्छा। और जो नई आने वाली सरकार है वो राज्यपाल को सलाह दे कि आप इस पुराने बिल पर हस्ताक्षर ना करें। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए मामला राज्य के बजट का हो या टैक्स से जुड़ा कोई ऐसा धन विधेयक हो, यानी मनी बिल, जिस पर राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हो, तो क्या राज्यपाल उसे भी इस सस्पेंसिव वीटो के तहत वापस भेज सकता है? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं? नहीं। और इसके पीछे की जो तार्किकता है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, धन विधेयक राज्य विधानमंडल में पेश ही तब किया जाता है जब उसे पेश करने की पूर्व अनुमति राज्यपाल पहले ही दे चुका हो। ओह, अब मैं समझा। हाँ, मतलब जो मेहमान आपकी ही विशेष लिखित अनुमति लेकर क्लब में आया है, हाँ, आप उसे गेट से वापस कैसे लौटा सकते हैं? ये तो अपने आप में विरोधाभास हो जाएगा। बिल्कुल तार्किक बात है ना। हाँ। इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यपाल या तो अनुमति दे सकता है या उसे रोक सकता है, जो कि बहुत ही रेयर है। राइट। लेकिन वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। समझ गया। अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली विकल्प पर, जो अनुच्छेद 201 के तहत आता है। अनुच्छेद 201? हाँ, इसके तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को सीधे अपने बॉस यानी भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अरे,
ये कदम तो सीधे तौर पर राज्य की शक्ति को केंद्र के हाथों में सौंपने जैसा हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया जाता है? मतलब हर बिल तो नहीं भेज सकते। नहीं, ये तब होता है जब राज्यपाल को ये महसूस हो कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। अच्छा। या फिर वो राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहा है। या फिर इसका असर पूरे देश की नीतियों पर पड़ सकता है। हाँ। और एक बार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है ना, हाँ। तो फिर उस पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं रहता। वो फाइल सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये तो हुई उन विधेयकों की बात जब विधानसभा सामान्य रूप से काम कर रही हो। बिल्कुल। लेकिन जरा एक अलग परिदृश्य के बारे में सोचिए। मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं और राज्य में अचानक कोई बड़ा संकट आ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति बन जाए जहां तुरंत एक नया कानून बनाना अपरिहार्य हो जाए। राइट। अब विधानसभा को बुलाने, बहस करवाने और बिल पास करवाने में तो हफ्तों लग जाएंगे। तब राज्य कैसे काम करेगा? देखिए, संविधान निर्माताओं ने इस संभावित प्रशासनिक शून्यता का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। अच्छा। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को एक इमरजेंसी लॉ मेकर बना दिया है। इमरजेंसी लॉ मेकर? हाँ, इसे हम अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहते हैं। ओके। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता और तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है, तो राज्यपाल के केवल एक हस्ताक्षर से सीधे कानून बन जाता है। रातों रात? बिल्कुल। और इसका प्रभाव और कानूनी ताकत विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी सामान्य अधिनियम के बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन अगर हम इसे लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट लगता है। कैसे? मतलब बिना विपक्ष की बहस के, बिना किसी वोटिंग के एक नियुक्त अधिकारी ने रातों रात कानून बना दिया। हाँ, ये बात तो है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाईपास करने जैसा हुआ ना। इसलिए मुझे यकीन है कि इस शक्ति पर कोई ना कोई बहुत सख्त रोक या एक्सपायरी डेट जरूर होगी। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और संविधान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। अध्यादेश केवल एक अस्थायी मरहम है, स्थायी इलाज नहीं। तो इसकी समय सीमा क्या है? अनुच्छेद 213(2) का बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे ही विधानमंडल का सत्र दोबारा शुरू होगा, उस शुरू होने की तारीख से ठीक 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा पारित करवाना अनिवार्य है। और अगर विधानसभा ने 6 सप्ताह के भीतर उस पर मोहर नहीं लगाई तो वो अध्यादेश अपने आप रद्द हो जाएगा, उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, चलिए इसका थोड़ा गणित समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर कोई सरकार विधानसभा का सामना करने से बचना चाहे तो वो अधिकतम कितने समय तक एक अध्यादेश के सहारे काम चला सकती है? क्योंकि संविधान के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। बिल्कुल सही। तो मान लीजिए आज विधानसभा स्थगित हुई और सरकार ने कल ही राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवा लिया। ठीक है। अब वे पूरे 6 महीने तक विधानसभा नहीं बुलाएंगे और 6 महीने बाद जब विधानसभा मिलेगी तो अध्यादेश को पास करने के लिए 6 सप्ताह का समय और मिलेगा। हाँ, गणित तो यही कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना लोकतांत्रिक बहस के कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है? आपका ये गणित एकदम सटीक है और ये एक और बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है श्रोताओं के लिए। सैद्धांतिक रूप से 6 महीने और 6 सप्ताह ही किसी अध्यादेश की अधिकतम आयु हो सकती है। बाप रे। हालांकि राज्यपाल चाहे तो अनुच्छेद 213(1) ख के तहत इसे समय से पहले कभी भी वापस ले सकता है। जब मैं इन शक्तियों को एक साथ रखकर देखता हूँ ना, वीटो का इस्तेमाल करना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना, रातों रात अध्यादेश ले आना, तो ये पद असाधारण रूप से ताकतवर नजर आता है। बिल्कुल आता है। और अक्सर जहाँ ताकत होती है वहाँ विवाद भी होते हैं। खड़ा करके ये पूछ सकता है कि आपने इस बिल को क्यों रोका, या आपने ये अध्यादेश किस आधार पर जारी किया। मतलब क्या राज्यपाल अदालत के प्रति जवाबदेह हैं? यहीं पर अनुच्छेद 361 तस्वीर में आता है। अनुच्छेद 361? हाँ, जो राज्यपाल को एक बहुत ही मजबूत शील्ड ऑफ ऑफिस यानी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो पद पर रहते हुए राज्यपाल को लगभग पूर्ण कानूनी छूट मिली हुई है, यानी इम्यूनिटी। पूर्ण छूट? हाँ, इसके 4 मुख्य पहलू हैं।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी भी काम के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब उनके आधिकारिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू उस तरह से नहीं हो सकती जैसे किसी आम सरकारी आदेश की होती है। एकदम सही कहा। दूसरा पहलू ये है कि जब तक वो अपने पद पर हैं, उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल केस न तो शुरू किया जा सकता है और न ही जारी रखा जा सकता है। और तीसरा संरक्षण ये है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी अदालत उनकी गिरफ्तारी या उन्हें जेल भेजने का आदेश नहीं दे सकती। मतलब पुलिस राजभवन के दरवाजे पर जाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही अभूतपूर्व और असीमित छूट है। हाँ, मैं आधिकारिक फैसलों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मामला पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत जीवन का हो? अच्छा सवाल है। मान लीजिए राज्यपाल बनने से पहले उनका किसी के साथ कोई संपत्ति का विवाद चल रहा हो या कोई निजी सिविल मामला हो, क्या वहां भी उन्हें ये ढाल बचाएगी? देखिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए संविधान एक छोटी सी खिड़की जरूर खोलता है। अच्छा, जो उनका चौथा पॉइंट है। उनके निजी जीवन से जुड़े सिविल मामलों के लिए कार्यवाही शुरू तो की जा सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। क्या प्रक्रिया है? इसके लिए उन्हें एक लिखित नोटिस देना होता है, जिसमें पक्षकार का नाम, पता और मामले का पूरा विवरण स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये नोटिस देने के बाद कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है। 2 महीने का नोटिस पीरियड है? हाँ, 2 महीने का ये नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही अदालत में कोई सिविल कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। इन सभी प्रावधानों को सुनकर ना मेरे मन में एक स्पष्ट सवाल उठ रहा है। बताइए। एक तरफ आपके पास असीमित शक्तियां हैं और दूसरी तरफ अदालतों से इतनी भारी छूट। ये तो शक्तियों के दुरुपयोग का एक परफेक्ट नुस्खा है। बिल्कुल। खासतौर पर तब जब केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी विरोधी पार्टी की। केंद्र सरकार अपने द्वारा नियुक्त राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार को परेशान कर सकती है। और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। तो क्या हमारे देश के रणनीतिकारों ने कभी इस टकराव को रोकने या इस पद को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की? देखिए, इस पद को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच का जो टकराव है ना, वो भारतीय राजनीति का सबसे पुराना और गहरा दर्द रहा है। और इसे सुलझाने के लिए कई गंभीर प्रयास किए गए हैं। जब राज्यों को लगा कि राज्यपाल की संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, तो कई आयोग बनाए गए। जैसे 1969 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था। ओके। लेकिन इस दिशा में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम 1983 में उठाया गया। आप सरकारी आयोग की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। मैंने अपने रिसर्च में देखा कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर कुल 247 सिफारिशें दी थी। जी हाँ, 247। इतने बड़े पैमाने पर सिफारिशें देने का मतलब ही ये है कि उस समय तक सिस्टम में बहुत गहरी खामियां आ चुकी थीं और शक्तियों का जमकर दुरुपयोग हो रहा था। एकदम सही। 1980 के दशक तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि राजभवन का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है। इसलिए सरकारी आयोग ने कुछ बहुत ही तार्किक और सख्त सुझाव दिए। क्या सुझाव थे वो? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल बननी चाहिए ताकि विवादों को बातचीत से सुलझाया जा सके। ये तो अच्छा सुझाव है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे क्या तर्क था? तर्क ये था कि अगर वो स्थानीय होगा तो राज्य के गुटबाजी और स्थानीय राजनीति में उलझ सकता है। ओह, समझ गया। एक बाहरी व्यक्ति ज्यादा निष्पक्ष रह सकता है। आयोग ने ये भी जोर देकर कहा कि राज्यपाल को उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए। मतलब बीच में ना हटाएं? हाँ, केंद्र सरकार को जब मन किया उसे हटा दिया, ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद भी चीजें पूरी तरह नहीं सुधरी। क्योंकि 2007 में हमें मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में एक और आयोग यानी पूंछी आयोग बनाना पड़ा। वास्तव में पूंछी आयोग ने तो ये महसूस किया कि राज्यपाल का पद केंद्र के हाथों की कठपुतली बन सकता है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक बेहद क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के एक आदेश पर वो हट जाए। तो फिर कैसे हटाएं? उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह ही
विधानमंडल में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी एक सख्त प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। वाह, ये तो बहुत बड़ा सुझाव था। हाँ, हालांकि ये और बात है कि ये सिफारिश आज तक ठंडे बस्ते में ही है। खैर, हमने संवैधानिक सिद्धांतों, शक्तियों और आयोगों की चर्चा तो कर ली, लेकिन ये सब तो थ्योरी है। जब हम इन भारी भरकम नियमों को हकीकत की जमीन पर उतरते हुए देखते हैं ना। बिल्कुल, जब आप राजस्थान के राज्यपालों की सूची पर नजर डालते हैं तो ये महज कुछ नामों की सूची नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की विविधता और कभी-कभी उसकी विसंगतियों का आईना है। कैसे? आप इनके बैकग्राउंड को देखिए। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी को देखें, जो महाराष्ट्र विधानसभा के 5 बार के सदस्य रहे हैं, यानी जमीन से जुड़े एक विशुद्ध राजनेता। बिल्कुल। और फिर इतिहास में पीछे जाएं तो ओपी मेहरा जैसे नाम मिलते हैं। ओपी मेहरा? हाँ, ओपी मेहरा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे थे। अरे वाह, वायुसेना का नेतृत्व करने से लेकर एक राज्य की जटिल राजनीति को राजभवन से संभालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। वास्तव में। और देखिए, राजभवन का ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा है। दस्तावेजों में कई दुखद त्रासदियां भी दर्ज हैं। किस तरह की त्रासदियां? राजस्थान ने ऐसे दौर भी देखे हैं जब राज्य के संवैधानिक प्रमुख का उनके पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन और श्रीमती प्रभा राव, ये वो राज्यपाल थे जिनका राजभवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही देहांत हो गया। ये तो वाकई दुखद है। और अगर अस्थिरता की बात करें तो मेरे सामने एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो किसी को भी हैरान कर देगा। ये केंद्र और राज्य के बीच के उस टकराव को पूरी तरह से नंगा कर देता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। कौन सा डेटा? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक ही कार्यकाल के दौरान राजस्थान में पूरे 6 अलग अलग राज्यपालों ने कार्यभार संभाला। हाँ। मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल में 6 राज्यपालों का आना जाना। ये साबित करता है कि ये पद कितनी तेजी से राजनीतिक हवाओं के साथ बदलता है। ये राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा सूचक है। और जब हम राज्य में अस्थिरता की बात करते हैं ना, तो 6 राज्यपालों का बदलना तो सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी क्या है? इस अस्थिरता का सबसे चरम रूप, जो राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा संकट होता है, वो है राष्ट्रपति शासन लागू होना, यानी प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, अनुच्छेद 356। बिल्कुल। जब राज्य की सरकार गिर जाती है या राज्यपाल को लगता है कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का नियंत्रण सीधे राष्ट्रपति को सौंपने की सिफारिश करता है। और आपको पता है, राजस्थान ने अपने इतिहास में 4 बार इस भारी संकट का सामना किया है। 4 बार? चलिए इन 4 मौकों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर एक राष्ट्रपति शासन की अपनी एक अलग राजनीतिक कहानी है। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे राजभवन से राज्य की तकदीर लिखी गई। पहला मौका कब आया था? पहली बार 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1967 में? हाँ, ये सबसे छोटी अवधि का था, केवल 45 दिन। उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे और कारण बहुत ही स्पष्ट था। विधानसभा चुनावों के बाद किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अच्छा, त्रिशंकु विधानसभा। बिल्कुल, एक हंग असेंबली की स्थिति थी और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए अस्थायी रूप से शासन केंद्र के पास चला गया। ये तो फिर भी एक संवैधानिक जरूरत लगती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ 1970 और 80 के दशक में, वो तो साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी लगता है। आपका इशारा बिल्कुल सही है। 1977 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, इमरजेंसी के बाद। हाँ, ये वो समय था जब देश भर में लगाई गई राष्ट्रीय इमरजेंसी खत्म हुई थी और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई थी। ठीक है। कई राज्यों की निर्वाचित सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। राजस्थान में उस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। ये राष्ट्रपति शासन 53 दिनों तक चला। और राजनीति की विडंबना देखिए कि इतिहास ने खुद को बिल्कुल उसी तर्ज पर दोहराया। 1980 में। जी, 1980 में जब इंदिरा गांधी केंद्र की सत्ता में वापस लौटी तो उन्होंने बिल्कुल वही हथियार इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस बार उन्होंने जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान में उस समय भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार को गिरा दिया गया। हाँ, और इस बार राज्य 110 दिनों तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। तो इस पूरी प्रक्रिया में
राजभवन की भूमिका बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। होती ही है, क्योंकि राज्यपाल ही वो रिपोर्ट दिल्ली भेजता है जिसके आधार पर चुनी हुई सरकार को घर भेजा जाता है। राइट। लेकिन इन सब में सबसे गंभीर और लंबा संकट 1992-93 में आया। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये 354 दिनों तक चला, लगभग एक पूरा साल। बिल्कुल है। एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए 1 साल तक बिना किसी चुनी हुई सरकार के रहना बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे क्या कारण था और उस 1 साल में राज्य कैसे चला? देखिए, ये 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद का दौर था। पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर एक भारी तनाव था। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई राज्यों की सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया था। राजस्थान में उस समय एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे और बाद में बलीराम भगत आए। और मुख्यमंत्री एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत ही थे। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, 354 दिनों तक राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। बाप रे। राज्य की पूरी नौकरशाही, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, सब सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट कर रहे थे। राज्यपाल ही राज्य का वास्तविक और एकमात्र शासक बन गया था। ये तो अनुच्छेद 356 की उस असीमित शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है जो एक राज्यपाल के हाथों में होती है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक व्यक्ति के पास 354 दिनों तक पूरे राज्य को अकेले चलाने की शक्ति। खैर, राजनीति के इन भारी और तनावपूर्ण संकटों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजभवन से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरणादायक और सकारात्मक पहलू भी है। वो क्या है? वो है नेतृत्व में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका। राजभवन ने कई बार इस कांच की छत को यानी ग्लास सीलिंग को तोड़ा है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार अध्याय है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो आजादी के तुरंत बाद 1947 में सरोजनी नायडू जी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। वो पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल थी। और अगर हम सिर्फ राजस्थान के राजभवन की बात करें तो इस राज्य ने भी 3 बेहतरीन महिला राज्यपालों का कार्यकाल देखा है। और इसमें सबसे पहला नाम तो इतिहास के पन्नों में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिल्कुल। वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थीं। उनका सफर सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। वो कैसे? प्रतिभा पाटिल जी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल तो बनी ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस पद को पूरा नहीं किया। अच्छा, क्यों? और इसका कारण कोई विवाद नहीं था, बल्कि ये था कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। अरे वाह, वो राजभवन से सीधे राष्ट्रपति भवन गईं और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय राजनीतिक यात्रा है। बिल्कुल। और उनके बाद श्रीमती प्रभा राव ने पद संभाला। जैसा कि हमने पहले त्रासदियों वाले हिस्से में चर्चा की थी। हाँ। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि वो राज्य की एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल रहीं जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया। बहुत दुखद। इसके बाद श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने ये जिम्मेदारी संभाली। उनके पास दशकों का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव था, जिसे उन्होंने राजभवन के कामकाज में बखूबी इस्तेमाल किया। तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, चाहे वो विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को दरवाजे पर रोक लेना हो, रातों रात अध्यादेश के जरिए नया कानून लागू कर देना हो, अदालतों की किसी भी आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा पाना हो, बिल्कुल, या फिर सीधे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके एक चुनी हुई सरकार को एक झटके में बर्खास्त कर देना हो, ये सब साबित करता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को एक मूक दर्शक नहीं बनाया है। एकदम सही। वो राज्य के शासन की एक धुरी है, एक ऐसा गियर है जिसके बिना राज्य की मशीनरी आगे नहीं बढ़ सकती।